दाखिले को लेकर अब बात करते हैं। सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। दिल्ली में 1 जनवरी से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस साल फॉर्म भरने और जमा कराने के लिए अभिभावकों को 15 दिनों का समय दिया जाएगा। कई लोगों ने गाइडलाइंस को लेकर आपत्तियां भी जाहिर की हैं। आरोप है कि गाइडलाइंस राइट टू एजुकेशन एक्ट के खिलाफ है, लिहाजा मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। खास कार्यक्रम दाखिले का दर्द में आज हम इसी से जुड़े हर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आरसी जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। तो नर्सरी एडमिशन पर बनी नई गाइडलाइंस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत में आई एक जनहित याचिका में कहा गया है कि नई गाइडलाइंस शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में क्यों ना इसे निरस्त कर दिया जाए। नर्सरी एडमिशन पर नई गाइडलाइंस पर अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है कि क्यों इस गाइडलाइन को लागू किया जाए। जो बच्चे हैं सारे के सारे, ये सबका इक्वल राइट है इन द मैटर ऑफ कंसीडरेशन फॉर एडमिशन इन नर्सरी क्लासेस, और ये चीज राइट टू एजुकेशन एक्ट में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। इस संदर्भ में जो गाइडलाइंस उन्होंने बनाई है वो कैटेगराइजेशन उसमें अलाउ किया है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उससे वायलेशन है उसका। शिक्षा के अधिकार के सेक्शन 13 के मुताबिक स्कूलों को सभी बच्चों को दाखिले के लिए बराबर का अधिकार देना होगा। इसके आधार पर किसी के अवसर कम नहीं किए जा सकते। ऐसा लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर क्लास के लोगों के लिए फायदे पहुंचाने के लिए उन्होंने किया है, ना कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को ईमानदारी से लागू करने के लिए किया है। सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसमें क्राइटेरिया का उल्लेख है। ऐसे में ये गाइडलाइन सीधे सीधे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। इससे सिर्फ कुछ बच्चों को ही लाभ मिलेगा। अदालत ने सरकार को 2 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रख्या श्रीवास्तव, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एजुकेशन फॉर ऑल के अध्यक्ष सुमित वोहरा, और जो कि हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे, और साथ ही में ऑल इंडिया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं आरसी जैन जी, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगी, जो ये गाइडलाइंस है आपको क्या लगता है कितने हद तक क्या वाकई में उल्लंघन कर रही है या नहीं कर रही है, क्या कुछ आपका? नहीं, इसमें किसी भी हालत में आरटीई का इसमें कोई उल्लंघन नहीं है। देखिए, जो 100 पॉइंट का फार्मूला है वो तो 4 साल पहले खुद सुप्रीम कोर्ट, उसने हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। उसी फार्मूले के तहत इस बार एडमिशन होना है। जहां तक बात आती है कि ईडब्ल्यूएस की बात, उस ईडब्ल्यूएस में अगर चाहें तो आप लॉटरी सिस्टम भी लगा सकते हैं, अगर चाहें तो आप उसमें 100 पॉइंट का फार्मूला भी लगा सकते हैं। जहां तक कोर्ट की बात है, कोर्ट ने इस पर कोई स्टे नहीं दिया है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस इशू किया है और उसके बाद ये अब 8 मार्च को दोबारा से इस पर सुनवाई होनी है, क्योंकि ये तो खुद कोर्ट का पास किया फार्मूला है। ऐसी स्थिति में ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है, दिल्ली सरकार ने पेरेंट्स को भी बुला के बात की है, दिल्ली सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट को भी बुला के बात की है, दिल्ली सरकार ने स्कूलों से जुड़े हुए हर उस एस्पेक्ट को बुलाया है जो इससे प्रभावित है। ऐसी स्थिति में इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। पिछले 3 साल से जो फार्मूला अडॉप्ट किया जाता है वही सारा इसमें फार्मूला है। इसमें कोई भी तो ऐसी चीज नहीं है जिसमें आरटीई का उल्लंघन होता हो। जी, तो इस बार ऐसी किन बातों को लेकर, आपके अनुसार किन बातों को लेकर इस वक्त ऐसा माना जा रहा है कि उल्लंघन किया जा रहा है? नहीं, कौन से ऐसे इसमें कोई भी ऐसा उल्लंघन नहीं है। सिबलिंग पे पहले भी पॉइंट मिलते रहे हैं, एलुमनाई पे पहले भी पॉइंट मिलते रहे हैं, डिस्टेंस का फैक्टर पहले भी रहा है, सिंगल पेरेंट का फैक्टर पहले भी रहा है, गर्ल चाइल्ड का फैक्टर पहले भी रहा है। तो ऐसे में मुझे तो नहीं लगता, या मैनेजमेंट को कोटा पहले भी रहा है। इसमें कहाँ ऐसा है कि जो कुछ लोगों ने सिर्फ अपना मीडिया में आने के लिए शोर मचा रखा है, इसमें कहीं भी तो उल्लंघन नहीं होता है। सरकार ने, देखिए आप, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, एक्ट उन्होंने बना दिया। ये गाइडलाइन, ये है रूल्स की बातें। रूल्स कोई भी स्टेट ऑल ओवर इंडिया में अपने स्टेट के ज्योग्राफिया को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से मैक्सिमम पेरेंट्स को फायदा पहुंच सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेट अपने हिसाब से रूल्स बनाती है, और वो रूल्स सरकार ने एक लंबी जद्दोजहद के बाद बनाया। तो ऐसे में कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे पेरेंट्स के हितों पे कहीं चोट पहुंचती हो। पेरेंट्स को बल्कि इससे फायदा होगा, इसका हमने स्वागत किया है।
जी, तो आरसी जैन जी का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया गया है, उनका ये मानना है, क्योंकि 3 साल से, जैसे कि आप बता रहे हैं, पिछले 3 साल से यही राइट्स हम फॉलो, यही गाइडलाइंस अशोक गांगुली कमेटी हाईकोर्ट ने बनाई थी, उसके बाद ही उन्होंने 100 पॉइंट फार्मूला दिया था और उसी फार्मूले के तहत इस बार भी एडमिशन होने हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जो लोग शोर मचा रहे हैं उनका कौन सा ऐसा उन्हें कोई नया पॉइंट मिल गया कि सरकार ने उसका उल्लंघन किया हो। जी, कुछ भी तो ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन रुक करते हैं सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के पहले दिल्ली बाल संरक्षण अधिकार आयोग भी शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी कर चुका है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस को सही नहीं मानते हैं। आइए देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार नर्सरी दाखिले पर गाइडलाइंस जारी कर खुद की पीठ थपथपा रही है और इस गाइडलाइन से स्कूल प्रबंधक भी खासे खुश हैं। लेकिन दिल्ली बाल संरक्षण अधिकार आयोग के नोटिस से गाइडलाइंस पर खतरा मंडराने लगा है। आयोग का कहना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक दाखिले के लिए क्राइटेरिया सिस्टम बनाना भेदभावपूर्ण है। जो अलग कंडीशंस दिए गए थे कि एलुमनाइज हों या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे हों या किसी फोर्स के बच्चे हों या फिर इसके अलावा सिबलिंग हो, ये तमाम चीज़ें अब पुरानी हो चुकी हैं। ये तमाम चीज़ें अब कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि कानून में इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में राइट टू एजुकेशन लागू कराने के लिए दिल्ली बाल संरक्षण अधिकार आयोग मुख्य नोडल एजेंसी है, जबकि पूरे देश में इसकी जिम्मेदारी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के पास है। एनसीपीसीआर का भी साफ कहना है कि दाखिले में भेदभाव की जगह नहीं होनी चाहिए। As far as the act is concerned, it seems clear that in schools which have a pre-primary section, then the conditions regarding admission and screening apply to all the sections starting from the pre-primary. But what are the details of the guidelines issued by Delhi government? What is the objection by DCPCR? We will have to take a closer look at it. And of course, if we feel that what DCPCR's action is correct, we will of course support that. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कैबे का भी कहना है कि राइट टू एजुकेशन कानून लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन मैनेजमेंट और स्टाफ कोटा के लिए इस एक्ट में कोई जगह नहीं है। मेरे मुताबिक रैंडम में कैटेगरीज नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि उसमें नहीं आएगा, और अगर उनको एडवाइजरी दी जा रही है सरकार की, तो वो सरकार की एडवाइजरी कोर्ट में जा सकती है। प्रेम रंजन, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एजुकेशन फॉर ऑल के अध्यक्ष सुमित वोहरा भी। सुमित जी, आपका स्वागत है हमारा स्टूडियो में। सबसे पहले जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन करती हैं, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, उल्लंघन करती हैं। पहले तो मैं जैन साहब से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये कह रहे हैं जो गांगुली कमेटी था वही हमने इम्प्लीमेंट किया है। अगर गांगुली कमेटी इतनी ठीक थी कि उसको रद्द क्यों किया गया? पहला क्वेश्चन से ये है मेरा। दूसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट हमें ये बोलता है कि हमें जो भी है किसी भी बच्चे के पेरेंट्स के एजुकेशन या उसके इनकम की पे प्रोफाइलेशन नहीं करनी चाहिए। तो ये जो स्कूल ने डिमांड किया सिबलिंग पॉइंट पे, एलुमनाई पॉइंट पे, यही वहां पे प्रोफाइलेशन हो रही है कि एक जो एलुमनाई है वो 12वीं पास है और जो एक अनपढ़ आदमी है आप उसको प्रोफाइल कर रहे हैं। उसके बाद जिस स्कूल के ये प्रेसिडेंट हैं, सॉरी एसोसिएशन के जिसके प्रेसिडेंट हैं, इनका स्कूल इतना बड़ा उल्लंघन कर रहा है। एक तो इतनी बड़ी खींचतान चल रही थी कि 3 साल 4 साल 3-4 साल जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो बोलता है 4 साल एज होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि स्कूल पूरे खाली जाएंगे, ये 0 होगा, इन्होंने इसको फोर्स करके 3 इयर्स करवा लिया। उसके जो भी रीजन दिए गए, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे आरटी दैट सेज कि 6 साल की उम्र में बच्चा पहली कक्षा में जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इनके जो स्कूल्स हैं, अब देखिए एक स्कूल आया है उसे एज कर दिया 3.5 साल 31 मार्च को। पहले मैं इसका आंसर देना चाहूंगा और उन्होंने कैसे दे दिया ये। देखिए, जहां तक अपने सुमित वोहरा जी की बात है, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पहले तो गांगुली कमेटी रिपोर्ट को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। अच्छा। दूसरी बात यह है कि ये जो इन्होंने क्राइटेरिया की बात की है वो एक एडवाइजरी है, वो कोई उसमें कानून बनाने वाली बात नहीं है। दिल्ली सरकार खुद ये देखेगी कि उसके अपने स्टेट के हिसाब से किस प्रकार से मैक्सिमम पेरेंट्स को फायदा पहुंचाया जा सकता है। जहां तक बात है 3.5 साल की, अगर कोई जब 3 साल का एक नियम बना दिया है कि भाई 3+ का बच्चा होना चाहिए 31 मार्च को, और अगर वो 3.5 साल का, तो उसमें कौन सा ऐतराज है? आप बात समझिए, आप मुझे समझिए, आप प्रेसिडेंट हैं स्कूल के, मिनिमम एज 3.5 साल की होनी चाहिए। 3 साल बच्चा एलिजिबल ही नहीं है। आप सुनिए ना मेरी बात। हाँ जी, आप सुनिए पहले, यहाँ बहस 3 साल बच्चा रिजेक्ट हो गया इसमें। आप सुनिए पहले, आप यहाँ बहस ना करें। आप ये देखें कि हम पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहते हैं, आपको भी मैसेज देना, मैंने भी देना है।
31 मार्च को 3+ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब वो अगर 3.5 साल का 31 मार्च को, तो कौन सा परेशानी है? 3+ तो है ना, 3 साल तो पूरे उसके है ना। अगर 3 साल होते हैं तो आप शोर मचाते हैं, अगर 3.5 साल का हो गया तो आपने शोर मचाना शुरू कर दिया। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, दूसरा ये है कि एलुमनाई में आप कहते हैं कि पेरेंट्स की इनकम को पूछा जाता है, किस फॉर्म में लिखा है कि मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं। पहली बात तो एल्यूमिनियम के बारे में सुनिए, आप पहले सुनिए, आप सुनना सीखे, पहले बहस ना करें, सुनना सीखे। देखिए, जहां तक बात है एलुमनाई की, एक पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं, अगर मेरा बेटा भी उसमें पढ़े तो उसको एक बड़ा अच्छा लगता है, ये उसका एक अधिकार भी बनता है। दूसरी बात यह है कि उसमें कहां यह पूछा गया है कि भाई हमने कि आपकी इनकम कितनी है, आपका प्रोफेशन कितना है। मेरा अधिकार बनता है कि मैं जिसमें पढ़ूं, मेरे ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा भी उसमें पढ़े, तो इसमें कौन सी परेशानी है? पिछले 3 साल में तो आपने कभी शोर नहीं मचाया। उसके बाद में सिबलिंग का हमने पॉइंट दिया, उसमें हमने ये कहा कि एक बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है, अगर उसको हम थोड़ा वेटेज देकर दूसरे बच्चे को भी उसमें एडमिट करें, ताकि एक पेरेंट्स को 10 जगह ना भागना पड़े, तो उसमें कौन सी आपको परेशानी है? हमने उसका डिस्टेंस का क्राइटेरिया रखा। डिस्टेंस के क्राइटेरिया में हमने ये कहा है कि जिसको नेबरहुड को हम प्रेफरेंस देंगे, पास वाले बच्चों को हम प्रेफरेंस देंगे, उसमें क्या परेशानी है आपको? पर ये कुछ लोगों का काम इस बात करेगा कि कहीं ना कहीं उसमें मीन में निकाले। 3 साल पहले तक ये सब कुछ चलता रहा, कोई शोर नहीं, कोई शोर नहीं पूरी दिल्ली में। आज नए नए आयोग निकल के आ गए जो इस प्रकार की समस्या को लेकर खड़े हो गए। मैं बोलूं सर, अब मैं बोलूं, उसका रीजन ये है कि क्योंकि हमने फोरम स्टार्ट किया, पहले एक पेरेंट आगे आते हुए डरता था, इसलिए हमने फोरम स्टार्ट किया। 25,000 मेंबर हैं। पहले तो आपकी बात का जवाब है, ख्वाब तो मेरा मैं व्हाइट हाउस का जाके प्रेसिडेंट बन जाऊं, क्या बन सकता हूं? आपके ख्वाब से बात नहीं बनती। आरटीई में लिखा हुआ है कि आप किसी भी पेरेंट की एजुकेशन, आपने एजुकेशन पॉइंट क्यों हटाया गांगुली से? इसलिए क्योंकि उसकी एजुकेशन कंपेयर हो रही थी। यहां पे मेरा कहना है एलुमनाई पॉइंट में आप क्लियर कर रहे हैं कि आदमी 12वीं पास है, उसको आप अनपढ़ आदमी से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप छोड़िए। मेरा मुद्दा है, आप, मुझे समझ नहीं आया कि आप इतने बड़े एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, आपको ये नहीं पता। आप मेरी बात को समझिए, एक स्कूल कह रहा है कि 3 साल का बच्चा एलिजिबल नहीं है, उसको कम से कम 3.5 साल का बच्चा चाहिए। सारा रूल रिजेक्ट कर दिया। कौन कहता है? माउंट कार्मल स्कूल, आप परसों ओपनिंग हो गई है। आप 3+ देखिएगा, 3+ है कि 31 मार्च को बच्चा 3, बल्कि हमने एक और मांग की है सरकार से। सर मेरे एक बच्चा अखबार में क्या लिखा, सुनिए, आप क्या बात कर रहे हैं? माउंट कार्मल स्कूल का नाम ले रहा हूं मैं आपके सामने। आप एक क्वेश्चन उठाइए जो आप नहीं उठा रहे हैं, अगर पेरेंट्स के आप इतने हितैषी हैं। हमने ये कहा कि सरकार ने कहा कि 31 मार्च को उसकी डेडलाइन बनानी 3+ की। हमने कहा कि एक बच्चा अगर 1 अप्रैल को पैदा होता है तो 1 दिन के पीछे उसका 1 साल खराब होता है। आप इस मांग को उठाइए जो हमारी मांग है पेरेंट्स के हित में। सुनिए, आप सुनिए पहले, 60 दिन साल क्यों मत दे रहे हो? आपकी बात का जवाब दीजिए ना। आप मैसेज जाने दीजिए ना। एक स्कूल है माउंट कार्मल, ऐसे बहस नहीं होती है, एलिजिबल नहीं है सर, ऐसे हल नहीं होता है। आप सुनिए पहले, ऐसे हल नहीं होता है। आप लड़ने नहीं आए, आप सुनिए। बिल्कुल, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, आप इस मुद्दे को उठाइए कि एक बच्चा जो 1 अप्रैल को पैदा होता है, उसका 1 दिन के पीछे 1 साल खराब हो जाता है। आप इस मुद्दे को पेरेंट्स के हित में उठाएं। मैं भी उठा रहा हूं कि उसको कम से कम 6 महीने नहीं तो 3 महीने का ग्रेस का पीरियड मिलना चाहिए, जैसे 4 साल पहले तक 6 महीने का ग्रेस का पीरियड होता था। 1 दिन के पीछे, 2 दिन के पीछे बच्चे का 1 साल खराब होता है, उसको कभी आपने नहीं उठाया। और बिना मतलब की बात को लेकर बैठ गए कि भाई जो है ना ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कभी इसको आपने उठाया? स्कूल का कहना है आज हम 10 अप्रैल वाले को एडमिशन देंगे, कल 20 अप्रैल वाले को देंगे, फिर 30 अप्रैल वाले को देंगे, फिर 5 मई वाले को देंगे। हम किस किस को देंगे? आप मुद्दे पे बात कीजिए जो आज प्रिंसिपल, आप बात को घुमा रहे हैं जैन साहब, आप बात कीजिए जो गाइडलाइंस का डिसाइड हो गई है। एक स्कूल कैसे कह रहा है कि हम 3 साल के बच्चे को रिजेक्ट करते हैं? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। माउंट कार्मल स्कूल में नाम कोई नहीं कह रहा ऐसा। माउंट कार्मल स्कूल का कोई नहीं ऐसा कह रहा। माउंट कार्मल स्कूल से मेरी बात हुई, अगर किया हो तो मैं भी फोरम बंद कर दूंगा। आप छोड़ दीजिएगा। आप टीवी पे आकर के जनता को मिसगाइड करते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है। आपको माउंट कार्मल की साइड पे जाने के लिए नहीं, आप ओपन चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज करो। अगर उन्होंने 60 साल का क्राइटेरिया नहीं रखा है तो मैं अपनी फोरम बंद कर दूंगा, अपनी एनजीओ बंद कर दूंगा। और अगर मैं ठीक हूं तो अपने आप पेरेंट्स को बरगलाते हैं, झूठ मूठ में जाके आप पेरेंट्स सुमित जी और काफी गर्मा गर्मी यहाँ माहौल हो गया है। ऐसे में हम जानते हैं सिंगल ओपिनियंस अगर ली जाए, अगर बात की जाए तो जो गाइडलाइंस की बात की जा रही है कि 3.5 साल जो है अब एक मैंडेटरी कर दी गई है, जहां आपका कहना है कि जैसे पहले दिया जाता था, अगर बच्चा 1 दिन के बदले उसका साल भी लॉस हो जाता है। ऐसे में आप अपनी ओपिनियंस, और हम बात करेंगे सुमित जी से भी, आपके पास भी आएंगे और जानेंगे आपकी ओपिनियंस भी क्या है इस पर। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
ना मुराद हमें फोन क्यों नहीं किया? जहाँ पना गांव देहात में कोई भी नेटवर्क ढंग से काम नहीं करता। आलमपना सब ठीक तो है ना? फिर वही नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, BSNL। सलीम भाई वाह, उम्मीद से बढ़कर जाओ, BSNL लगवाओ। BSNL connecting India. RMS Group presents Signature Residency Tonica City. Luxury living and quality lifestyle. Clubhouse, swimming pool, gym, park एवं पार्किंग सुविधा के साथ पेश है क्रिसमस एवं न्यू ईयर धमाका। 3G ऑफर, घर, गाड़ी और गिफ्ट्स जो दे रहे हैं हर फ्लैट के साथ Honda City, Swift, Senestilo या Alto गाड़ी। SMS RMS to 53536. Click Complete Cleaning Solutions. Click Toilet Cleaner. Click Dishwash Liquid and Bar. Click Detergent Cake and Powder. Click Floor and Bathroom Cleaner. Click Cleaning Champion है अपनी दुनिया में। ब्रेक के बाद दाखिले के दर्द में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नन्हे मुन्नों की, जिनका भविष्य इस वक्त कह सकते हैं काफी यहाँ पर गर्मा गर्मी के माहौल में बीच में जूझ रहा है। शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी दाखिले के लिए कॉमन एडमिशन स्केड्यूल जारी कर दिए हैं। स्केड्यूल के मुताबिक दिल्ली के स्कूलों में दाखिले के लिए इस साल अभिभावकों के पास सिर्फ 15 दिन होंगे। दाखिले के आवेदन फॉर्म 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच मिलेंगे और इसी 15 दिनों के भीतर ही इन्हें जमा भी कराना होगा। पिछले साल अभिभावकों को 1 महीने का समय दिया गया था और शिक्षा निदेशालय के मुताबिक 1 फरवरी से पहले स्कूलों को पहली लिस्ट भी जारी करनी होगी और दूसरी लिस्ट जो है वो 28 फरवरी से पहले जारी करनी होगी। निदेशालय के मुताबिक पूरी प्रक्रिया 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच हो जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार के नर्सरी दाखिले पर गाइडलाइंस जारी करने के बाद अब अभिभावकों की परेशानी बढ़नी शुरू हो गई है। अलग अलग स्कूल अपने हिसाब से क्राइटेरियाज बना रहे हैं। दिल्ली के नामचीन स्कूल में शुमार संस्कृत स्कूल के इस साल 100 सीटों में 45 सीट ग्रुप ए ऑफिसर्स के बच्चों के लिए, 25 सीटें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, 5 सीटें मैनेजमेंट के लिए और 5 सीटें स्टाफ के कोटे के लिए उपलब्ध किए हैं। इस हिसाब से सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 20 सीटें ही बचती हैं। इसी तरह माउंट कार्मेल ने भी क्रिश्चियन बच्चों के लिए अलग से 20% सीटें आरक्षित करना शुरू कर दिए हैं। स्कूल के अपने क्राइटेरिया के अभिभावकों की परेशानियां को और भी बढ़ा दिया है। अगर बात की जाए इस पर, तो जो अलग अलग क्राइटेरियाज उन्होंने खुद से बनाने शुरू कर दिए हैं, क्या ये सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता? जैसे बात की जा रही थी क्रिश्चियंस को अलग से 20% दे दिया है वहां पर, तो क्या ये जो क्राइटेरियाज हैं, डिवीजन है जो सीट्स का, वो सरकार नहीं देती? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी तक पेरेंट्स के अनेक फॉर्म बने पड़े हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा क्राइटेरिया ना तो सरकार को दिया जी कि जिससे सब संतुष्ट हों, ना ही मीडिया को दिया, ना ही किसी मैनेजमेंट को दिया कि भाई ये क्राइटेरिया ऐसा है जिससे सारे पेरेंट्स संतुष्ट हो सकते हैं जी। अभी तक जब इतनी बार बहस चली है, मुख्यमंत्री मंत्रियां सबके यहाँ बुलाई गई है, अभी तक सिर्फ मीडिया में जाकर के बात कह देना, आप बना के दीजिए ना सरकार को। जैसे हम लोगों ने अपनी बात के लिए सरकार के पास बात रखी, किसी भी फॉर्म ने, पेरेंट्स फॉर्म ने एक बार भी सरकार को कोई क्राइटेरिया बना के नहीं दिया। मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूंगा इसका। लवली जी ने क्लियरली मेंशन किया है, मेरे पास आज तक की वीडियो है उसमें उन्होंने बोला कि किसी भी पेरेंट कम्युनिटी को बुला के नहीं पूछा जाएगा क्या उनके ख्याल है। किसी पेरेंट को प्रॉब्लम है वो डीओ की वेबसाइट पे जाए और कंप्लेंट करे। 3 साल से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, हमने हल्ला किया, हमने करीब एटलीस्ट नहीं तो 25 न्यूज़पेपर में ये निकलवाया कि पेरेंट कम्युनिटी भी एक स्टेक होल्डर है बराबर की, उसको क्यों नहीं बुलाया जाता। और लवली जी की ऑन कैमरा रिकॉर्ड है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, शायद मेरे भाई सुमित बोरा जी यहाँ पे थोड़ा गलत है। जिस दिन ये क्राइटेरिया पे बात चल रही थी सचिवालय में, मंत्री जी के पास कम से कम 500 पेरेंट्स रोज आके मिलता है, 500 पेरेंट्स रोज मुख्यमंत्री से आके मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं है कि सबको बुला करके उनसे बात होती है, बैठ के डिस्कशन होता है भाई किस प्रकार से आप चाहते हैं। सब पेरेंट्स इस क्राइटेरिया को पसंद किया है। क्या उनके चौधरियों को बुला के बात किया जाए, या जो पेरेंट्स 500 पेरेंट्स को रोज आकर के मिलते हैं। चाहते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स कम्युनिटी है, पूरी तरह से कमेटी उसकी बना दी गई है, तो वो अगर जाके बातचीत करें, शायद उनका यही कहना है। जी सुमित जी, हर स्कूल में क्लियरली बोला है, हम किसी भी कमेटी से बात नहीं करेंगे, हम सिंगल पेरेंट से बात करेंगे। उनको पता है कि सिंगल पेरेंट तो सामने आएगा नहीं, वो तो डर जब एडमिशन कराना है। ये मेरे पास ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा उन्होंने स्टेटमेंट दी है। जिस दिन इन्होंने लंच किया था लवली जी के साथ, मैं उस दिन की बात करूं, उस दिन की स्टेटमेंट है ये। मंत्री जी ने उस दिन एक बात कही थी,
जब यहाँ पूछा गया तो मंत्री ने कहा देखिए एक एक पेरेंट्स को बुला करके बात करना संभव नहीं है, दिल्ली में 10 लाख पेरेंट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, मैं भी कहीं पेरेंट्स हूं, आप भी कहीं पेरेंट्स हैं, सैकड़ों पेरेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट में मिलते हैं, डायरेक्टर से भी मिलते हैं, मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, उनका एक रिजल्ट निकाल के ये डाल दिया जाता है कि अभी तक जो क्राइटेरिया पिछले 3 साल से चलता रहा वो बहुत ठीक था। पर चूंकि एक समस्या क्या आ गई है कि इस दिल्ली में कुछ लोगों ने इस प्रकार का माहौल बना दिया है कि आप, वो एक कहानी आपने सुनी ना कि एक साइकिल गधा जा रहा था, बाप बेटा जा रहे थे, दोनों पैदल जा रहे थे, कि भाई आप पैदल जा रहे हैं, गधा होता है, एक बैठ गया, बाप बैठ गया, तो क्या भाई देखो बुढ़ा बैठा, जवान जो है ना पैदल जा रहा है, जब जवान बैठ गया तो देखो जवान पैदल जा रहा है, बुढ़ा जो है ना पैदल जा रहा है। तो स्थिति ये बन गई है कि इन्हें तो ग्लास हमेशा खाली नजर आता है, भरा हुआ नजर नहीं आता। कोई ऐसा क्राइटेरिया ये दें, कोई ऐसा फॉर्मूला ये दें जिसपे हमसे भी बात करें, सरकार से भी बात करें। हमें हमारे बच्चे जो इस स्कूल में एडमिट होते हैं, मेरे को विशेष बच्चे नहीं है, मतलब किसी समाज के बच्चे हैं, आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया जो है वो सुमित जी, जैन जी के हिसाब से क्राइटेरिया पेरेंट्स को ले जाकर दे रहे हैं। यहाँ है कि बोलिए, ये क्राइटेरिया जो है, ये जो क्राइटेरिया है इस पे बहुत बहस चली पिछले 4 सालों में जी, और उसमें गांगुली कमेटी रिपोर्ट बनी, उसके बाद हाई कोर्ट में इस पे बड़ा डिस्कशन हुआ, उसके बाद इस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट किया गया। अब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट की आड़ में जो ये इस क्राइटेरिया को आज फेल कर रहे हैं कि क्राइटेरिया, आप जैसे हमारे अमोद कंठ जी कह रहे थे कि पिछले 3 साल से चला है, इसको फेंक देना चाहिए, तो नया क्राइटेरिया आप दे दे, आप दे तो सही, आप सामने आके दीजिए ना कोई क्राइटेरिया। जी, सुमित जी, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि इनका कहने का मतलब ये है कि ये ठीक है, पूरी भारत सरकार बेवकूफ है जिसने आरटीई बनाया। ये इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, स्कूल को ऐसे फेवर किया गया। आरटीडी में 2 चीज लिखी है आरटीई में, एक नेबरहुड मेन एसेंस है और एक प्रोफाइलेशन है जो बच्चे की, और इन्होंने जो मेन गाइडलाइंस बनाई है उसे नेबरहुड को मैंडेटरी बनाया ही नहीं किया, वो एक ऑप्शन छोड़ दी गई है। सबसे पहले दूसरी बात, लेट मी फिनिश, जो गाइडलाइंस बनाई है उसमें अगर कोई पहला बच्चा है, सबसे पहले क्राइटेरिया जो बनाया जाएगा उसमें नेबरहुड को सबसे ज्यादा, सबको, सब स्कूल देगा, नेबरहुड को देगा, लेकिन जो गाइडलाइंस बनाई गई है उसमें नेबरहुड मैंडेटरी नहीं बनाया गया। अब पढ़िए, गाइडलाइंस में सिर्फ 4 पॉइंट बनाए गए हैं, एक है सिबलिंग, एक है एलुमनाई, एक है सिंगल पेरेंट, एक है ट्रांसफर केस। उसमें लिखा गया अगर आप चाहें तो नेबरहुड दे सकते हैं। ये किसने बनाया? आप गाइडलाइंस डीओई किसने बनाए? क्या मार्केट में आ गई है 4 पॉइंट? डीओई ने ये गाइडलाइंस दी है, कोई गाइडलाइंस डीओई ने दिया है कि 4 पॉइंट के अलावा आप सिबलिंग को भी ध्यान देंगे, आप सिंगल पेरेंट को भी ध्यान देंगे, आप गाइडलाइंस उसको डिस्टेंस को भी ध्यान देंगे, आप एलुमनाई को भी ध्यान देंगे, जो स्कूल चाहे गर्ल चाइल्ड को भी बेनिफिट दे सकता है। हंसी आ रही है जो चाइल्ड गाइडलाइंस है उसमें क्लियर ये चारों चीज मेंशन है, उसमें लिखा है कि आप ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं डीओ की गाइडलाइंस आपको लिंक कर सकता हूं, जो भारत सरकार ने समझ आया कि सुमित जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। सुमित जी, संक्षेप में आप अपनी बात रखिए कि आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर चेंजेस रखना चाहते हैं। हमारी पहली मांग ये है कि फर्स्ट बॉय चाइल्ड को यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया गया। मुझे बताइए, एक तरफ सरकार बोलती है कि आप छोटी फैमिली रखिए, फर्स्ट बॉय चाइल्ड जो सिबलिंग भी नहीं है, एलुमनाई भी नहीं है और नेबरहुड में भी नहीं आता है, बहुत कम है, वो कहां जाएगा? दूसरी बात हमारी मांग यह है कि जो नेबरहुड शुड बी द मेन एसेंस, क्राइटेरिया मेन होना चाहिए। और तीसरी मांग हमारी है कि जो आपका एलुमनाई पॉइंट है वो पॉइंट जो है यहाँ पे एक आरटीई को वायलेट करता है। और चौथी बात है कि हम 1 साल 2-3 साल से चिल्ला रहे हैं कि पेरेंट्स को बुला के एक पार्टी बनाया जाए, स्टेकहोल्डर बनाया जाए, एक मीटिंग की जाए। लवली जी ने क्लियर बोला है कि पेरेंट्स को नहीं बुलाया जाएगा, पेरेंट्स को कि किसी भी संस्था को नहीं बुलाया जाए। कई लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं। चारों पॉइंट्स मैं देता हूं, चारों पॉइंट्स का देखिए, झाते की बात है कि जिसका पहला बच्चा है, हम भी ये चाहते हैं कि जब पहला बच्चा जिसका है उसको थोड़ा सा वेटेज इसलिए मिलना चाहिए कि वो पहली बार बच्चे को एडमिट कराने जा रहा था, उसको ये ना लगे कि भाई मैं इस सिस्टम से बाहर हूं। ये कल मेरी भी डिस्कशन हुआ है, मैं भी चाहता हूं कि इसमें हम स्कूल वाले इसको वेटेज दें कि भाई पहले बच्चे को भी कुछ प्रेफरेंस मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि हर स्कूल डिस्टेंस को वेटेज देगा जी। ये सबसे पहला पॉइंट है कि आप पहले, क्योंकि इससे हमारी एक तो ट्रांसपोर्ट की समस्या खत्म होती है, दूसरी बात है कि बच्चा भी छोटा बच्चा है, जितना कम से कम ट्रांसपोर्ट में चलेगा उतने उसकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तीसरी बात आती है सिबलिंग की, उसमें सिर्फ सोच ये है कि एक पेरेंट्स के लिए ध्यान में रखते हुए कि वो 4 जगह ना भागे। जहां तक बात है एलुमनाई की, एलुमनाई में आप ये बताएं कि कितना पेरेंट्स होता है,
कितना पेरेंट्स होता है जो एलुमनाई का फायदा उठाता है? बात है लॉ ऑफ द लैंड की। 2% सर 2% या 3%। जी जी जी। ऐसे में हर एक व्यक्ति का ख्वाब होता है कि मैं जिसमें पढ़ा हूं मेरा बच्चा भी उसमें पढ़े। तो वैसे तो आज का सिस्टम ये है कि आप ये देखें कि मेरे पढ़ने के बाद मेरी जॉब कहीं लग जाती है तो मैं उस शहर में नहीं रह पाता। इसमें हमने एक बेनिफिट और दिया है कि जो ट्रांसफर केस है उसको भी हमने कवर करने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो अभी हमने देखा डिस्कशन में निकलकर सामने आए हैं, जो सुमित जी ने भी जो डिमांड्स रखी हैं, जो जैन साहब ने भी जो अपनी बातें रखी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ जो हमारी समझ में आया है वो उन पर जो आप कह रहे हैं विचार भी किया जाएगा। जी कि जो आरटी बोलता है वो 4 साल वन होनी चाहिए, इन्होंने 4 साल क्यों नहीं रखी गई? जी बिल्कुल। 4 साल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए आरटीआई में ये कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को आप फ्री शिप देंगे, पर जो स्कूल नर्सरी से चलने आप ये देखिएगा कि एक बच्चे को अगर आप 4 साल के बच्चे को एडमिट करते हैं, 6 साल का बच्चा फर्स्ट में आता है तो आगे उसकी एज जब उसने बीटेक करना है, उसने एमबीए करना है तो वो 25-26 साल का हो जाता है। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर ये जो एज की भी जो क्राइटेरिया थी उसके बारे में भी क्लियर किया गया है। हम उम्मीद करते हैं पेरेंट्स इन सभी तमाम पहलुओं को देखेंगे और तमाम इन सभी चीजों पर वो अपने ओपिनियंस रखेंगे। और जिस तरह से जैन साहब ने कहा है कि वो खुद आकर बच्चों जो पेरेंट्स हैं वो आकर बात कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को रख सकते हैं। फिलहाल आपका भी शुक्रिया सुमित जी और आपका भी जैन साहब, आपने हमारा टाइम निकाला यहाँ पर आने के लिए। और हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप चलते रहिए सहारा समय 4 के साथ। Geetanjali presents Parinita Wedding Jewelry. Beautifully timeless. Beautifully you. Chili. अरे तुम्हारे कान थोड़े छोटे हैं, नहीं? अच्छा, 2 साल पहले देखना चाहिए था, नहीं? आज क्या है? आज कुछ है। तुम्हारा हाथ भी थोड़ा 2 साल पहले तुम्ही ने पकड़ा था, नहीं? पर आज कुछ है। तुम्हारी गर्दन थोड़ी टेढ़ी नहीं है? अब क्या? आज ही के दिन तुम्हें पहली बार देखा था। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। बीसी ज्वेलर फॉर जनरेशंस। घर की मजबूती मोदी प्लस सीमेंट। मोदी प्लस सीमेंट मजबूती का प्रतीक। सिर्फ मजबूत नींव ही नहीं, कुछ और भी। मकड़ी मकड़ी केमिकल शैम्पू से बाल धोगी तो ऐसा ही होगा। बिना जिसे तेरी था शैम्पू पड़ी हूँ मैं। डायबिटीज यानी मधुमेह जो हमसे हमारी खुशियां छीन लेता है, हमें कई तरह से अपाहिज बना देता है, जो कई बार जानलेवा भी साबित होता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का पहला वार होता है हमारी आंखों पर। डायबिटीज में होने वाली रेटिनोपैथी के कारण 100 में से 15 लोग हर साल नेत्रहीन हो जाते हैं। अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल का प्रभाव किडनी फेलियर का कारण बन जाता है। किडनी फेलियर के कारण मरने वाले लोग अक्सर डायबिटीज के शिकार होते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के कारण नर्व्स यानी नसें डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण शरीर के कई हिस्सों में सेंसेशन कम हो जाता है और चोट लगने पर बहुत देर तक चोट का पता ही नहीं चलता। नतीजा, कई बार आदमी को अपने शरीर का कोई अंग खोना पड़ता है। डायबिटीज के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए वैगन स्काई शॉप जन सहयोग योजना के अंतर्गत आपके लिए लाए हैं आयुर्वेदिक जिम्नेडाइन कैप्सूल्स, जो पूरी तरह हर्बल हैं और FDA द्वारा प्रमाणित हैं। आयुर्वेदिक जिम्नेडाइन कैप्सूल्स वैगन स्काई शॉप रिसर्च टीम की खोज का नतीजा हैं।
इस शो के दौरान हम आपको मिलवाएंगे ऐसे सच्चे लोगों से जिन्होंने आयुर्वेदिक जिम्नेडाइन कैप्सूल्स को अपनाकर डायबिटीज की समस्याओं में राहत पाई है। नमस्ते। आज की हमारी मुलाकात कुछ अलग भी है और कुछ खास भी। डायबिटीज के बारे में सही जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है, केवल मुझे ही नहीं बल्कि हम सबको, क्योंकि डायबिटीज किसी को भी और कभी भी हो सकता है। शरीर में निर्माण होने वाले प्रतिजीव जब इंसुलिन का ही नाश करने लगते हैं तब डायबिटीज की स्थिति निर्मित होती है। मेडिकल साइंस केवल इंसुलिन के नियंत्रण तक ही सीमित रह गया है। डायबिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मरीजों की तकलीफ तभी समझ पाते हैं जब ऐसे मरीजों को करीब से देखते हैं। जब मुझे इस बात का पता